हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार जीके यूनिक में। तो चलिए हम लोग आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हमारा पहला मैथ का क्वेश्चन क्या है? 3। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 3 + 3 इंटू फिर ब्रैकेट में 11 - 2 डिवाइड बाई 3 - 2 इंटू 3 का मान क्या है? सिंपल सा देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नियम हमारा होता है, उस नियम को आप लोग भी अच्छे से याद कर लीजिए। वो क्या नियम होता है? V बॉड मास। क्या होता है? V बॉड मास। ठीक है। V का मतलब होता है वेंकुलर या रेखा, B का मतलब होता है ब्रैकेट या कोष्ठक, O का मतलब होता है ऑफ या हिंदी में इसका मतलब का होता है, फिर D से डिवीजन या भाग, M से मल्टीप्लिकेशन या गुणा, A से एडिशन या जोड़, S फॉर सब्ट्रैक्शन या घटाना। तो चलिए लगाते हैं इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन हमारा क्या है? 3 + 3 गुणे फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, 11 - 2 फिर मझला ब्रैकेट, फिर भाग का निशान, फिर 3 फिर बड़ा वाला ब्रैकेट -2 × 3। तो लगा दीजिए। सबसे पहले देखिए किसको सॉल्व करेंगे? वेंकुलर। वेंकुलर का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर रेखा। जैसे कोई समीकरण लिखा होता है 3 + 3 - 2 × 5, मान लीजिए यहीं पे ये दे देते, इसी को वेंकुलर कहते हैं। जो ऊपर एक रेखा खींच दिया जाता है उसी को वेंकुलर या रेखा कोष्ठक कहते हैं। ठीक है। तो लगा दीजिए, यहाँ पे वेंकुलर है नहीं तो वेंकुलर है, फिर ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम लोग इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं सॉल्व। क्या है हमारा क्वेश्चन? 3 + 3 इंटू बड़ा ब्रैकेट छोटे वाले ब्रैकेट को मझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 11 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 9, फिर भाग 3 - 2 × 3। ठीक। चलिए आगे लगाते हैं। 3 + 3। अब देखिए यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो फिर इस वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लीजिए। तो 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 - 2 और गुणे 3। चलिए इस वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 + 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा? 9 - 2 इंटू 3। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हो जाएगा आपका 3 + 9 - 2 3 6, यानी कि 9 3 12 - 6 कितना उत्तर हो जाएगा? 6। यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ये आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें मैथ के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा था। तो आज जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे सब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए और साथ ही साथ आपका जिस टाइप का ये क्वेश्चन है इसी तरह के क्वेश्चन की और भी प्रैक्टिस आप लोग अपने से करते रहिए। बाकी आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे चैनल पर हमारे द्वारा खूब ढेर सारे क्वेश्चन का करवाया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण x + 10/x = 7 के मूल हैं के x + 10/x = 7 के मूल हैं। देखिए मूल क्या होता है? किसी समीकरण का जो हल होता है उसे ही समीकरण का मूल ही कहते हैं। ठीक है। किसी भी समीकरण का जो हल होता है उसे उस समीकरण का मूल कहते हैं। तो समीकरण का हल का मतलब क्या होता है कि x का ऐसा मान जिसको हम लोग इसमें रखे तो हमारा दाहिने पक्ष को और बाएं पक्ष को क्या कर दे? वो बराबर कर दे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण का हल या समीकरण का मूल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है? समीकरण हमारा दिया हुआ x + 10/x ये बराबर 7 है। सॉल्व करते देखिए इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे 1 ऐसे करके करते हैं ना सॉल्व। यहाँ पे हमारा एलसीएम 1 और x का x हो जाएगा, फिर x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x में x से भाग करेंगे तो एक बार, तो यहाँ से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 का 10 आ जाएगा, ये बराबर 7। तो देखिए यहाँ पे तिरछे तिरछे गुणा हो जाता है। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? x² + 10 = 7x। इस 7x को इधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा x² - 7x + 10 ये बराबर 0।
अब आप लोग भी जानते होंगे किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आता है इसका जो गुणांक एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है और साथ में जो आपका वो आपका जो संख्या होता है इसको आपस में गुणा करते हैं। जैसे हम लोग कंपेरिजन करते हैं ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो जो ए और सी का गुणा करने पर आता है, तो देखिए यहाँ पे एक्स का कोई गुणांक तो है नहीं, तो यहाँ पे बस बचा क्या है 10। तो 10 का ऐसा दो भाग करिए जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आए और साथ ही गुणा करने पे 10 है। तो 10 के दो पार्ट करने पे देखिए 5 और 2 ऐसे दो पार्ट हैं, जी 7 के ऐसे दो पार्ट बन रहे हैं 5 और 2, जिसको गुणा करने पे 10 और ये जोड़ने पे 7 बन रहा है। तो यानी कि यहां से हम लोग ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 ये बराबर 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इन दोनों का और इन दोनों का एक एक ग्रुप बना लीजिए। तो देखिए यहाँ से x कॉमन लेंगे इस वाले में से, तो क्या बन जाएगा हमारा x माइनस 5 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। इसमें से एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x, और 5x में से x कॉमन हो जाएगा तो 5। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 2 अगर दूसरे वाले में से आप कॉमन लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x में से 2 कॉमन लिए तो x। फिर देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो ब्रैकेट के अंदर भी माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से मिलने क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, इसीलिए माइनस। अब देखिए 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका 5 ये बराबर 0। देखिए इस वाले यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह क्या कॉमन है x माइनस 5 दोनों जगह कॉमन है, और इधर आपका x माइनस 2 ये बराबर 0। यानी जो समीकरण का हल है वो क्या आया हमारा 2 और 5, और यही समीकरण का क्या हो जाएगा मूल। और देखिए ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 20% अपने मासिक वेतन का 20% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने अपने वाहन पर 600 रुपए और किराने पर 3500 रुपए खर्च करता है और शेष 500 बचाता है तो उसका मासिक वेतन है। यानी कि बताना है उसका मासिक वेतन कितना है। तो देखिए जो भी आदमी है वो कितना कमाता है, वो अधिकतम कितना कमाता है, वो मान लीजिए कमाता है 100x। कितना कमा रहा है 100x कमा रहा है। ठीक, अब देखिए इसी 100x में से अपने मासिक वेतन का 20% अपने घर के किराए पर खर्च कर दे रहा है। तो यानी कि जो रेंट दे रहा है या जो किराया दे रहा है वो कितना दे रहा है 20%। तो 100 का 20% कितना होगा 100x का। इसी 100x का अगर हम लोग 20% निकालें तो वो कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा 100x इंटू 20 और प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो 100 नीचे से भाग करते हैं तो ये 0 से 0 कर जाएगा। यानी कितना बच्चा हो रहा है 20x। यानी रेंट पे जो खर्च कर रहा है वो कितना खर्च कर रहा है, वो रेंट पे कर रहा है 20x। बाकी उसके पास बच कितने रहे पैसे, तो उसके पास अब देखिए 20x रेंट पे खर्चा हो जा रहा है तो बचेगा कितना 80x बच रहा है। अब इसी 80x की वैल्यू कितनी है देख लीजिए 600 वाहन पे, तो 600 को लिख दीजिए यहाँ पे 600 वाहन पे प्लस साथ में किराने पर कितना खर्च कर रहा है 3500। तो किराना वाला भी यहीं पे 3500 लिख लीजिए 3500 किराना का प्लस 500 बचा भी रहा है तो 500 उसका बचत हो गया। ठीक, जोड़ दीजिए तो देखिए 3500 और 600 और 3500 4100 और ये 500 4600 हुआ। ठीक, तो यानी कि जो 80x है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4600। उसका हम लोग माने हैं कि मासिक वेतन कितना है, उसका जो मंथली इनकम या मासिक इनकम है वो कितना है 100x है। तो 80x की वैल्यू 4600 है, तो इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4600 बट्टे 80। तो आपको 100x का वैल्यू क्या करना है निकालना है। तो 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4600 बट्टे 80 साथ में गुड़े 100। तो देखिए काट दीजिए यहाँ से, ये कटेगा आपका 5 बार में 20 से काटिए तो ये कटेगा आपका 4 बार में। ठीक, अब 4 से इसको काट दीजिए तो देखिए 4 एक कम 4, फिर 4 एक कम 4, 2 हासिल 2 और 0 4 पंजे 20 और यहाँ पे 0। यानी कि
1150 और गुणे 5 गुणा कर लीजिए। 11 पचे 5500 और 50 250 यानी कि 5750 रुपए टोटल उसका क्या होगा मंथली इनकम 5750। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि 1980 में एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 थी। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों में प्रत्येक दशक में 10% की वृद्धि हुई तो 2000 में शहर की जनसंख्या थी। चलिए क्या करना है इसमें सीधे देखिए, जैसे आप लोग वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन लगते हैं, जनसंख्या के केस में भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता है। ठीक है, वहां पे भी कभी भी आपका वहां पे सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगता है। कभी भी जनसंख्या पे लगाना हो तो वहां पे सीधे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दशक का मतलब होता है 10 साल। 10 साल को एक दशक कहते हैं। तो 1980 से 1990 पहला दशक और 1990 से वर्ष 2000 तक दूसरा दशक हुआ इस क्वेश्चन में। तो देखिए जो प्रारंभ में जनसंख्या है, प्रारंभ में मान लेते हैं जनसंख्या P, वो कितना है आपका 2,25,000 है। ठीक, अब देखिए प्रत्येक दशक में वृद्धि यानी जो रेट है बढ़ने का वो कितना दिया है आपका 10%। और टाइम कितना है 2 दशक, यानी जो n का वैल्यू है वो कितना है 2 दशक है। तो हमसे अमाउंट पूछा है, मतलब कितना हो जाएंगे, टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। तो यही वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बट्टे 100 के पावर टाइम या n रख दीजिए वैल्यू। सभी वैल्यू रख के बस सॉल्व कर लेंगे, सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कितना आ जाएगा हमारा, कितना प्रारंभ में जनसंख्या है 2,25,000 जनसंख्या है, साथ ही साथ 1 प्लस रेट कितना है आपका 10% है बट्टे 100 और कितना टाइम है 2 दशक। सॉल्व करिए तो आपका 2,25,000, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। यहां से आपका बन जाएगा 2,25,000 और 10 कम 10 और 1 ये कितना बन जाएगा आपका 11 बट्टे 10 का होल स्क्वायर। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2,25,000 गुणे 11 डिवाइड बाई 100 गुणे 100 होगा, केवल 10 गुणे 10 100। देखिए ये 2 जीरो क्या हो जाएगा आपका, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम 11 गुणे 11 को 121 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमें गुणा करने में आसानी होगी। सिंपल सा 11 गुणा करिए 2250 में, तो देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। 11 पचे 55 हासिल 5, 11 दूना 22 और हासिल 5 27 का 7 हासिल 2, 11 दूना 22 और ये 2 24। अभी 11 एक बचा, इसका भी गुणा कर लीजिए फटाक से। तो 11 शून्य शून्य होगा, 11 पचे 55 का 5 हासिल भी 5, 11 सत्ते 77 और 5 82 का 2 हासिल 8, 11 चौक 44 और 8 ये 52 और हासिल 5, 11 दूना 22 और 22 और 1 5 ये 27। यानी कि 2,72,250 हो जाएगा वर्तमान जनसंख्या। कोई है ऑप्शन में 2,72,250, यानी ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसी चौथे वाले क्वेश्चन में कभी कभी क्या देता है ना कि किसी भी शहर की जनसंख्या को वर्तमान जनसंख्या देके और दशकों में वृद्धि देके पूछ लेता है कि 2 साल पहले की जनसंख्या क्या होगी। तो उस केस में भी सेम यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। ठीक है, बस क्या करते हैं जो वर्तमान होता है तो वर्तमान वाले को एक ही जगह रखते हैं और प्रारंभ वाले का वैल्यू निकाला जाता है यहाँ से। ठीक है, कभी भी जनसंख्या को अगर कह दे कि जनसंख्या घट रही है तब वहां पे माइनस वाला फॉर्मूला P 1 माइनस R बटे 100 करेंगे। पर अगर पहले की जनसंख्या पूछेगी तो सेम इसी वाले फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। बस जो वर्तमान जनसंख्या होगा उसको A मानेंगे और जो दो पहले की जनसंख्या होगी उसको P से मानेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बस 84 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि इसकी गति 12% कम कर दी जाती है तो बस की नई गति क्या होगी। तो देखिए
कोई भी बस है वो कितने जा रही है, उसका स्पीड जो है वो कितना दे रहा है, 84 किमी प्रति घंटा दिया है। अब यदि पूछ रहा है कि यदि इसकी गति को 12% कम कर दिया जाए, यानी कि देखिए कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% रहती है। प्रारंभ में कोई भी चीज क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। इसी अगर 100% या 100% में से हम लोग क्या कर दें, 12% कम कर दें, क्या कर दें, 12% को कम कर देंगे तो जो नया वाला होगा वो बचेगा कितना, तो 100 - 12 कर देंगे तो कितना बचेगा, 88% बचेगा। 88% बचेगा ना, यानी कि जो नया बस का चाल होगा इसी 84 का कितना होगा, 88% होगा। तो 84 गुणे इसी का 88% निकालना है, तो प्रतिशत का जब भी चिन्ह हटता है तो नीचे क्या आता है, 100। बस सॉल्व कर लीजिए, जो नया वाला स्पीड होगा एस डैश मान लेते हैं वो नया है, सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व, 88 का 4 बार गुणा करिए तो 88, 8 चौक का 32, यानी कि 352 हुआ। 352 का 2 हासिल लगा 35। अब उसके बाद 88 गुणे 8 करेंगे तो 80, 8 मतलब 8 8 64, 640 और 64 704, यानी कितना बना, 704 और 35 हासिल, कितना बना टोटल आपका 739 और बट्टे 100 से भाग देने का मतलब होता है कि 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। तो यानी कि जो बस का नया चाल होगा वो कितना होगा आपका, 73.92 किलोमीटर। तो यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, 23 क्यूब प्लस ब्रैकेट में -11 का क्यूब प्लस -12 का क्यूब है। सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, आपको लगाना है क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखिए लगा दीजिए। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जो माइनस है इसको पहले बाहर करते हैं। तो देखिए 23 का क्यूब हो जाएगा प्लस, देखिए अगर माइनस किसी भी संख्या के साथ माइनस लगा और उसके पावर में अगर कोई सम संख्या होती तो माइनस का प्लस हो जाता है, पर अगर उसके घात में या पावर में विषम संख्या है तो माइनस क्या होता है, फिर से आ जाता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा 11 क्यूब और सेम आगे भी हो जाएगा इसी तरह 12 का क्यूब। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 23 का क्यूब क्या होता है, आप लोग एग्जाम देने से जाने से पहले आप लोग कोशिश करिए ना कि 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद रहे सभी संख्याओं का, और साथ में साथ 1 से लेकर 30 तक क्यूब भी याद कर लीजिए, इससे कैलकुलेशन में आसानी होगी। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, अगर आपको पता रहेगा तो आप फटाक से वैल्यू रख के कर लेंगे, अदरवाइज आप गुणा करने लगेंगे तो इससे आपका टाइम जाएगा। तो एग्जाम में इतना टाइम रहता नहीं है, आपको क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करने रहते हैं 1.5 घंटे में, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग क्या करिए, 1 से 30 तक स्क्वायर और क्यूब को याद कर लीजिए। तो देखिए 23 का क्यूब जो होता है वो आपका होता है 12,167 होता है, ठीक है। 23 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 12,167 होता है, और साथ के साथ आपका 11 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 1331 होता है, और आपका जो 12 का क्यूब होता है वो होता है आपका 1728 होता है। चलिए लगा लीजिए, यहां से हो जाएगा आपका 12,167 माइनस, इसको पहले जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस वाला जुड़ जाता है ना, तो 8 और 1 यहाँ से 9 हो जाएगा, 2 और 3 5 बन जाएगा, 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2 और 1 हासिल 3, यानी 12,167 माइनस 3,059। तब 17 में से 9 जाएगा 8, 6 में से 1 हासिल 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, 12 माइनस 3 9, यानी 9108। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, कि एक आदमी एक वस्तु को 840 रुपए में बेचना होता है। किसी वस्तु को अगर 840 रुपए में बेचना होता है तो उसे 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए, मतलब इसमें से बताना है कितने में बेचे उसको कोई भी, मतलब 25% का लाभ हो। देखिए अभी हम बताएंगे कोई भी वस्तु होता है, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, वो अपने आप में हमेशा कितना होता है क्रय मूल्य 100% या
प्रतिशत होता है। इसी क्रय मूल्य पर प्रतिशत में लाभ या हानि होती है। अगर हानि होती है तो क्रय मूल्य में से घटाएंगे, लाभ होता है तो क्रय मूल्य में जोड़ेंगे। तो अगर देखिए अगर उसको 10% का क्या हो, हानि हो, अगर उसको जो लॉस हो या हानि वो कितने का हो, 10% का होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90% या 90%। और इसी 90% की वैल्यू दी है कितनी 840। ठीक है, 90% की वैल्यू 840 दी है। अब देखिए अगर 25% का उसको प्रॉफिट कमाना है, क्या कमाना है, अगर प्रॉफिट उसको 25% का कमाना है तो जो नया वाला मान लीजिए ये SP1 है, अगर तो नया वाला जो SP2 होगा यानी सेलिंग प्राइस टू विक्रय मूल्य 2 वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 125% होना चाहिए। तो बस लगा लीजिए 90% की वैल्यू 840 है तो 125% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहीं से निकालते हैं हम लोग। तो देखिए अगर 90% का वैल्यू कितना है आपका 840 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 840 बट्टे 90, 1% मतलब रख लीजिए। तो यहीं से आपका 125% का वैल्यू निकालना हो जाए, 125% का वैल्यू तो आपका हो जाएगा 840 बट्टे 90 गुणे 125। सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम लेने वाला नहीं था। कैसे हो जाएगा देखिए, जीरो से क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटिए 3 दूना 6, 2 3 मतलब 3 और 24 और 3 से काटिए 3, यानी कि ये कितना बना आपका, ये बना आपका 28 गुणे 125 डिवाइड बाई 3। चलिए तो देखिए 28 का गुणा करेंगे तो 28 बन जाए 140 का जीरो हासिल 14, 28 दूना 56 और 56 और 14 70 का जीरो हासिल 7, 28 से कम 28 और ये 7 35 डिवाइड बाई 3। भाग कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 और 0 3 छके 18, 3 छके 18, 1166.67 रुपए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कोई वस्तु अगर 840 में बेचने पर 10% का हानि हो रहा है तो 1166.67 रुपए में बेचने पर उसे क्या होगा 25% का लाभ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 588 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 588 दिया है और हमको कोई ऑप्शन दिया और पूछा कि इनमें से इसका कौन सा महत्तम समापवर्तक नहीं होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो संख्या दी होती है उसको पहले उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या करना होता है, तोड़ना होता है। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए सिंपल सा फॉर्म मतलब मेथड पुराना वाला लगाइए, किससे भाग देते चले जाइए। तो पहले 2 से करते हैं तो 2 दूना 4, 1 और 8, 2 9 8 18, 2 चौके 8। फिर यहाँ पे करेंगे तो 2 से हो जाएगा 1 4 और 2 सत्ते 14, 147 आया। अब 147 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 चौके 12, 2 और 3 9 27, 49 आ गया। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है। तो पता कर लीजिए 7 7 से यहाँ से तो यहाँ से 1 हो जाएगा। यानी कि जो हम लोग लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, ये 588 इसके बराबर होता है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 हम लोग लिख सकते हैं। 588 से मतलब जो बनेगा वो यही संख्या बन सकती है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारा क्या है 49 है, दूसरा 21, तीसरा 35, चौथा है 28। तो देखिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों में क्या होना चाहिए कॉमन हो, वही संख्या क्या हो सकती है महत्तम समापवर्तक हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 49 पहला ऑप्शन है, 49 को चेक करते हैं। तो देखिए 7 सत्ते 49, यानी कि इसका एक ऑप्शन अगर 49 हो और 3 मतलब 2 दूना 4 तो यहाँ 12, यानी 49 और 12 हो तो उनका एलसीएम 588 हो सकता है। तो यानी कि 49 पहले का महत्तम समापवर्तक हो सकता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत। दूसरा है हमारा 21, क्या है दूसरा ऑप्शन हमारा 21 है। देखिए 7 और 3 का गुणा करें तो 21 हमारा बन रहा है, 21 मिल रहा है ना। तो यानी कि इसकी 21 इसमें क्या हो सकता है, जो भी दो संख्या हो 21 उसमें कॉमन हो सकता है। तो कॉमन 21 है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा 35। देखिए इस संख्या में मतलब ये जो गुणनखंड बना है इसमें से किन्हीं भी संख्याओं को लेने पे हमारा 35 नहीं बन रहा है, यानी कि 588 का महत्तम समापवर्तक कभी भी 35 नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा इसका राइट
आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए इसी तरह करते हैं, ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। इसका कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है कि आपको संख्या एग्जैक्ट पता तो है नहीं, इस वजह से आप इसी तरह करेंगे। पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या दी होगी या जो एलसीएम दिया होगा उसको उसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे, उसके बाद ऑप्शन में देख लेंगे कि हाँ कोई अगर गुणा करने पर ऑप्शन मिल जा रहा है तो वो उत्तर नहीं होगा, बाकी अगर जो नहीं मिल रहा है वही उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, उसके बाद वह कुछ पैसे के छूट देता है और छूट के बाद भी वह 5% लाभ अर्जित कर रहा है। तो बताना है हमें कि छूट का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए आप लोग एक सक्सेसिव मेथड वाला आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अगर क्या होता है, एक सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता है ना हमारा, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई A% से बढ़ा रहा है फिर उसके बाद B% से बढ़ा रहा है, तो जो उसका ओवरऑल बढ़ने का प्रतिशत होता है, मान लेते वो कितना हमारा X% है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा A प्लस B प्लस AB डिवाइड बाई 100। एक सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता है ना हमारा कि अगर कोई चीज A% से बढ़ रही है फिर B% से बढ़ रही है तो ओवरऑल उसका कितना प्रतिशत बढ़ा। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जो वो क्या कर रहा है, पहले मतलब 10% से बढ़ा रहा है, तो मान लेते हैं 10% से बढ़ा रहा है, उसके बाद छूट दे रहा है। छूट देने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज पे डिस्काउंट देना, तो डिस्काउंट वाले को हमेशा हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारा मतलब डिस्काउंट वाले को माइनस में हमेशा लिखते हैं, तो मान लेंगे हमारा डिस्काउंट जो हो रहा है वो -B% का हो रहा है, उसके बाद छूट देने के बाद वह 5% का लाभ भी अर्जित कर रहा है, यानी जो वो ओवरऑल अर्जित कर रहा है वो कितने का कर रहा है, 5% का अर्जित कर रहा है। तो बस इसी वाले फॉर्मूले से लगा लीजिए सीधे सा, तो यहां से हो जाएगा 5 बराबर 10 माइनस B माइनस 10 गुणे B बट्टे 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां से कर लीजिए आप 5 बराबर 10 माइनस B बट्टे 10। ठीक, देखिए ये माइनस वाले को इधर भेज दीजिए, इस वाले को इधर, यानी हो जाएगा B प्लस B बाई 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 5, यहाँ से हो जाएगा देखिए 10 B का मतलब करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 11B बाई 10 ये इक्वल टू 5। बस इसी को सॉल्व करना है, सक्सेसिव वाले से सॉल्व करिए इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत जल्दी से आराम से आसान से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11B बराबर 5 और ये गुणे 10, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11B बराबर 50, तो B बराबर हो जाएगा 50 बटे 11, भाग देके देख लीजिए, तो ये लगभग आपका 4.54% आएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.54%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसका आधार 3 सेमी है तो इसकी संगत ऊंचाई कितनी है। ठीक, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सीधा सा फॉर्मूला होता है एरिया बराबर 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखिए क्षेत्रफल दिया है 4, ये बराबर हो जाएगा आपका 1/2 और आधार आपको 3 दिया है और आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका ये 2 इधर चला जाएगा, इधर मतलब जो भाग वाला चीज होता है इधर आने पे गुणा हो जाएगा और इधर जो गुणा में वो क्या हो जाएगा भाग, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 गुणे 2/3 ये बराबर h, यानी कि h बराबर आपका 8/3। सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 2 सही 2/3 सेंटीमीटर। है कोई ऑप्शन में, ऑप्शन सी है 2 सही 2/3 सेंटीमीटर। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया आयतन मूल आयतन का हो जाएगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले मान लेंगे कोई गोला है उसकी त्रिज्या क्या है r है, तो अगर r है तो इसका आयतन भी बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, मान लेते हैं ये पहले इतना आयतन बना है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या कर दें आधी कर दे, तो मान लेते जो नया आयतन है वो नया त्रिज्या है वो r है ये, और ये r की वैल्यू क्या है r/2, तो जो नया वाला आयतन बनेगा वो v डैश वो किसके बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, वैल्यू रख दीजिए।
4/3 पाई और इसी r की वैल्यू क्या है r/2 होल क्यूब। यहां से आप कर दीजिए 4/3 पाई और यहां से आपका ये क्या बन जाएगा r³ डिवाइड बाई 8। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1/8 गुणे 4/3 पाई और यहां से r³। और ये देखिए 4/3 पाई r³ क्या है, ये v की वैल्यू है कि नहीं है। यानी कि जो हमारा v डैश जो नया वाला बन रहा है वो क्या बन रहा है 1/8 गुणे v। यानी कि जो नया आयतन हो रहा है मूल आयतन का कितना गुना हो जा रहा है 1/8 गुना। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, नया आयतन पूछा है मूल आयतन का। अगर वही पूछ देता कि पुराना वाला आयतन नए आयतन का कितना होगा तब उस केस में उत्तर 8 गुना होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मिस्टेक होता है बहुत जल्दी, तो जल्दी जल्दी में ध्यान रखिएगा कि 1/8 पूछा कौन सा है, नया वाला आयतन मूल आयतन का पूछा है कि मूल आयतन नए आयतन का पूछा। चलिए ध्यान रखिएगा और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है कि सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समापवर्तक किसके बराबर है। तो देखिए जब भी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो जब भी सह अभाज्य संख्याएं होती है तो उस केस में हमेशा जो उनका महत्तम समापवर्तक होता है वो कितना होता है 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, जैसे आप 7 ले लीजिए 15 ले लीजिए, ये क्या है सह अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। जैसे आप क्या ले लीजिए, आप 9 ले लीजिए और 23 ले लीजिए, ये सब क्या है आपकी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है कि जिसमें से कॉमन सिर्फ 1 हो और जो कॉमन होता है वही उनका क्या होता है एचसीएफ होता है। इसलिए जी सह अभाज्य संख्याओं का हमेशा एचसीएफ 1 के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2 अंकों की एक संख्या क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 15 है। कितना है 15 है। अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है। तो संख्या है, तो देखिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। देखिए कैसे है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो या तो ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखिए दोनों संख्या के अंकों का योग 15 दिया है, तो पहले देखिए अगर दोनों हम मान लीजिए लेते हैं तो 7 5 12, तो पहला तो होगा नहीं, दूसरा 7 2 9 ये भी नहीं होगा, 8 7 15 ये हो सकता है, तीसरा 9 8 17 ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन से चेक करने का आसान सा तरीका है, ये स्मार्ट अप्रोच है। तुरंत ऑप्शन देख लीजिए, अगर आपका योग अलग अलग आ रहा है तो फटाक से ऑप्शन हो जाएगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए 2 को जोड़ने पर ऑप्शन बन रहा है तो दूसरा वाला कंडीशन भी यहाँ पे लगा लीजिए। दूसरा वाला कंडीशन क्या है, दूसरा वाला कंडीशन क्या है कि अंकों को आपस में बदलने पर, यानी 78 देखिए आपस में बदल लीजिए। 78 को अगर आप लोग आपस में बदलेंगे तो ये क्या बनेगा 87 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो देखिए 87 क्या है 78 से कितना अधिक है, तो 78 87 आप लोग देखिए 9 अधिक है, तो दूसरा वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन सी क्या हो गया इसका राइट आंसर। ये होता है स्मार्ट अप्रोच। बाकी अगर आप लोग करना चाहते हैं हाँ कैसे हुआ तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए आप लोग क्या है यहाँ पे करना होगा, माना जो इकाई वाला अंक है वो, जो मान लीजिए वो इकाई का अंक है वो कितना है b है, और दहाई का अंक कितना है, जो इकाई का अंक है b है और दहाई का अंक कितना है a। तो देखिए इकाई और दहाई का जब अंक पता चल गया तो आप लोग संख्या लिखने का क्या फॉर्मूला होता है, संख्या का हम लोग क्या लिखते हैं 10 गुणे जो दहाई का अंक है वो प्लस जो इकाई का अंक है उसको लिख लीजिए। यानी जो संख्या हमारा बना वो कितना बना 10a प्लस b बना कि नहीं बना। ठीक है, अब देखिए हमें दिया क्या है संख्या के अंकों का योग, यानी जो हमारा a प्लस b है वो किसके बराबर है 15 के बराबर दिया है। ठीक, तो देखिए संख्या बना हमारा 10a प्लस b। अब दे रहा है कि अंकों को आपस में बदल दीजिए, यानी b के बदले a रख दीजिए, तो जो नई वाली संख्या बनेगी, जो नई संख्या है वो किसके बराबर हो गई हमारी, नई संख्या हमारी हो गई 10b प्लस a। क्या कर रहे हैं हम अंकों को बदल दिए, यानी जो दहाई के अंक पे आ गया उसको इकाई पे रख दिए, जो इकाई है उसको दहाई के। तो देखिए प्रश्न के कंडीशन के हिसाब से जो नई संख्या है, यानी कि जो हमारी जो नई वाली संख्या है 10b प्लस a वो किसके बराबर है, दी गई संख्या से 9 अधिक, यानी जो संख्या हमारा प्रारंभ में था कितना था 10a प्लस b
इससे कितना अधिक है, 9 अधिक है। 9 अधिक है तो अगर इसमें हम लोग 9 जोड़ेंगे तब ये 9 के बराबर होगा। ठीक, तो क्या करिए, जो चर वाला वैल्यू इसको इधर ला दीजिए, तो आपका हो जाएगा इधर 10b प्लस ए माइनस 10a माइनस बी, ये बराबर आपका 9। तो देखिए 10b में से 10b में से b जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 9b, और 10a में से a जाएगा तो माइनस 9a, किसके बराबर हुआ, 9 के बराबर। यानी कि b माइनस ए ये किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर। तो ऑप्शन 1 इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और यहाँ पे इक्वेशन 1 है। तो क्या कर लीजिए आप लोग, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। देखिए a प्लस बी ये बराबर है 15, और यहाँ पे है आपका b माइनस ए ये बराबर है किसके, 1 के बराबर। अगर हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस और ये माइनस ए कट जाएगा, b और b आपस में जोड़ के कितना बनेगा, 2b, इधर 15 1 16, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 8। b का वैल्यू 8 आ गया, तो a का वैल्यू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, 8 माइनस ए ये बराबर 1 होगा, तो यानी कि a का वैल्यू ये इधर हो गया, इधर आ जाएगा तो 7, यानी कि 7 और 8। तो संख्या हमारा क्या था, संख्या यही था ना, 10a प्लस बी ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 10 गुणे 7 प्लस 8 यानी 70, और ये 8 78। तो देखिए ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक, आप ऐसे कर लीजिए, मतलब इस कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से बेसिक से कर लीजिए, नहीं स्मार्ट तरीका तो आपको बता ही दिए हैं, ऑप्शन से चेक कर लीजिए फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि y अनुपात, यदि 14 अनुपात y समानुपात 7 अनुपात 8 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी इस टाइप का दिया हो, समानुपात दिया हो, जैसे a रेशियो b प्रोपोर्शन 7:8, ये होता है समानुपात, जो 2 बार होता है उसको समानुपात कहते हैं, एक बार वाले को अनुपात कहते हैं। तो अगर इसको लिखने का तरीका, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे 7 8 हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए C है आपका, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है आपका D है, ये क्या है C है, ये C है, और ये आपका D है। तो इसको लिखने का तरीका होता है A बट्टे B ये बराबर होता है हमारा C बट्टे D के बराबर है, इसमें से तब रख लीजिए। तो हमारा क्या दिया है, 14 अनुपात 7 y समानुपात 7 अनुपात 8, तो इसको भी लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 14 बट्टे y ये किसके बराबर होगा, 7 बट्टे 8 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 14 गुणे 8 बट्टे 7, यानी कर जाएगा 2 बार में, 8 दूना 16, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है कि दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 74 है। वर्गों का योग कितना है, 74 है। तो बताना है संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए मान लेते हैं पहली वाली संख्या a है, तो जो दूसरी वाली विषम संख्या होगी वो कितनी होगी, a प्लस 2 होगी। तो कंडीशन रख के सॉल्व कर लीजिए। तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर ये किसके बराबर बन रहा है, 74 के बराबर। तो यहां से हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 ये बराबर होगा आपका 74 के। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 ये बराबर 74 हो गया। इस 74 को इधर ला दीजिए, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 4a, देखिए 74 जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस 70 ये बराबर 0। देखिए दो सब में कॉमन है ना, तो 2 से क्या कर दीजिए, पूरे समीकरण में भाग दे दीजिए। तो भाग देते ही a स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2a माइनस ये 35 ये बराबर 0। तो देखिए फिर से ये द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हल करने का क्या बताएं हम कि इसका और इसका गुणांक का गुणा कर दीजिए, और देखिए इसका और इसका गुणांक का गुणा करेंगे तो 35 होगा। अब 35 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 2 बने। तो 35 का देखिए दो गुणनखंड में 7 और 5 क्या हो रहा है, दिख रहा है। जैसे 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 एक क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से कर देंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 5a ये बराबर आपका माइनस 35 ये बराबर आपका क्या हो जाएगा 0।
देखिए पहले वाले में से ए कॉमन लेंगे तो a+7 बन जाएगा, फिर यहाँ से -5 अगर कॉमन लेंगे दूसरे वाले में a+7 ये बराबर 0 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आ गया आपका a+7 और दूसरे वाले में आ गया आपका a-5 ये बराबर 0। तो देखिए अगर हम लोग a+7 बराबर 0 लेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा -7। तो एक वैल्यू तो -7 बना, दूसरा क्या बनेगा हमारा, दूसरा अगर हम a-5 बराबर 0 लेते हैं तो a का वैल्यू 5 बनेगा। तो देखिए अगर हम लोग -7 वाले को लेते हैं तो -7 और -9, -7 और -9 के वर्गों का योग क्या बनेगा, -7 और -5 के वर्गों का योग कितना बनेगा, -7 का वर्ग करेंगे तो 49 और आपका -5 का 25, 49 25 74, पर -5 और -7 को जोड़ेंगे तो -12, -12 कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए हम लोग 5 और 5 को लेंगे। तो यानी अगर हमारा 5 होगा पहली वाली संख्या तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 5 + 2 यानी 5 और 7, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 कितना होगा 12, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी अगर किसी चीज को और कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए और धन्यवाद।